प्रिय भाई बहनों, आज का यह वीडियो कक्षा 10 इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ्य 1 यूरोप में राष्ट्रवाद उदय का 5वां वीडियो है, जिसमें आज आप सभी इटली के एकीकरण की प्रमुख घटनाएं अथवा इटली के एकीकरण के प्रमुख सोपान अथवा चरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि यहाँ प्रकरण में लिखा गया है, इटली के एकीकरण की प्रमुख घटनाएं। वास्तव में 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली अनेक भागों में विभाजित था। वह यूरोपीय शक्तियों के संघर्ष का एक अखाड़ा बन चुका था। इटली पर फ्रांस की क्रांति का विशेष प्रभाव पड़ा था। वहाँ की जनता फ्रांस की क्रांति से बहुत कुछ सीख चुकी थी, जिसके फलस्वरूप इटली के लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। अर्थात फ्रांस की क्रांति ने इटली के लोगों में राष्ट्रीय भावना का संचार किया। वहाँ से लोगों ने प्रेरणा ली और प्रेरणा लेकर के अपने देश में अत्याचारी क्रूर राजतंत्र को समाप्त करने का प्रयास किया और संकल्प लिया। उस समय इटली ऑस्ट्रिया के प्रभाव में था, फ्रांस भी ऑस्ट्रिया के प्रभाव में था। मैंने फ्रांस की क्रांति में आपको बताया होगा कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट फ्रांस के तत्कालीन राजा, क्रांति के समय का जो राजा था बोर्बो वंश का, लुई सोलहवां उसकी पत्नी थी और उसका विवाह इसीलिए फ्रांस के राजा से किया गया था कि फ्रांस ऑस्ट्रिया के प्रभाव में और वैवाहिक संबंधों के कारण आ जाए। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रिया का प्रभाव इटली पर भी था। अर्थात ऑस्ट्रिया एक शक्तिशाली और राज्य था, कूटनीतिक राज्य था। तो ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री उस समय मेटरनिख और पोप का शक्तिशाली राज्य इटली के एकीकरण में बाधक थे। अर्थात जो उस समय इटली रोम का जो पोप था, उस समय रोम इटली में नहीं था, लेकिन रोम का जो पोप होता था पूरे यूरोप का धर्मगुरु माना जाता था। तो रोम का पोप और ऑस्ट्रिया का जो शासक मेटरनिख था, ये दोनों मिले हुए थे और ये इन दोनों के षड्यंत्रकारी नीतियों के कारण पूरा यूरोप त्रस्त था, उसमें इटली भी था और इटली के एकीकरण में ये दोनों बाधक थे। 1848 की घटनाओं के फलस्वरूप इटली का एकीकरण आंदोलन एक नया मोड़ ले लिया। इटली का संपूर्ण एकीकरण 4 चरणों में हुआ, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। भैया बहनों, जो इटली के एकीकरण का प्रथम चरण है, वो प्रथम चरण के बारे में और प्रथम चरण से और अंतिम चरणों के बारे में आपको मैं बताता हूँ। 1848 ईस्वी में इटली के एकीकरण का और प्रथम चरण प्रारंभ हुआ। इसमें सार्डिनिया पीडमांट एक शक्तिशाली राज्य था। इटली के संपूर्ण इटली में एक शक्तिशाली और राज्य था, क्योंकि संपूर्ण इटली अनेक राज्यों में विभाजित था। तो उन राज्यों में जो शक्तिशाली राज्य था वो सार्डिनिया पीडमांट था और सार्डिनिया पीडमांट उसी प्रकार एक इटली के एकीकरण का एक केंद्र बना, जिस प्रकार जर्मनी के एकीकरण का केंद्र और प्रशा बना था। प्रशा और जर्मनी के अनेक राज्यों में एक प्रमुख शक्तिशाली राज्य था और प्रशा का जो प्रधानमंत्री था वो ऑटो ऑन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसे ही 1848 ईस्वी में ठीक उसी प्रकार इटली के एकीकरण में जो सार्डिनिया पीडमांट एक शक्तिशाली राज्य था, उसका प्रधानमंत्री काउंट डी कावूर था। उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 1848 ईस्वी के बाद सार्डिनिया पीडमांट राज्य इटली के एकीकरण की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। तब बना जब काउंट डी कावूर वहाँ का प्रधानमंत्री बना, तब उसने आंतरिक सुधारों द्वारा पीडमांट
की शक्ति को बढ़ाया। उसने अनेक आंतरिक सुधार किए, जनता के हित की बात की, और उस कारण जनता द्वारा किसी भी देश की शक्ति वहाँ की जनता होती है। तो जनता संगठित हुई, जनता में राष्ट्रभक्ति आई और उसने पीडमांट शक्ति को बढ़ाया। उसने क्रीमिया के युद्ध में मित्र राष्ट्रों का सहयोग किया था। क्रीमिया का युद्ध हुआ था और उसमें मित्र राष्ट्रों का उसने सहयोग किया, और सहयोग करने के बाद जो मित्र राष्ट्र थे वे मित्र राष्ट्र भी इसके सहयोग का वचन दिए, जिसका उसने उपयोग किया था, कूटनीतिक उपयोग किया था। सार्डिनिया पीडमांट का जो प्रधानमंत्री माउंट डी काबूर था, उसने सार्डिनिया पीडमांट के राज्य के विश्व के बड़े राज्यों की पंक्ति में ला खड़ा किया, अर्थात विश्व के बड़े राज्यों से संबंध उसने बनाया और सार्डिनिया पीडमांट एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। उसने विश्व के और शक्तिशाली राष्ट्रों में और बड़े राज्यों में सार्डिनिया पीडमांट को ला खड़ा किया। मित्र राष्ट्रों ने काबूर को एकीकरण में सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। काबूर ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, जिसमें ऑस्ट्रिया बुरी तरह पराजित हुआ। लिम्बार्डो एक क्षेत्र था और लिम्बार्डो सार्डिनिया पीडमांट में मिला लिया गया। तो माउंट डी काबूर ने यहाँ तक किया कि जो लिम्बार्डो क्षेत्र था, अपने बुद्धि और विवेक से लिम्बार्डो क्षेत्र को सार्डिनिया पीडमांट में मिलाया तथा विश्व के शक्तिशाली व संपन्न राष्ट्रों में और सार्डिनिया पीडमांट को ला खड़ा किया। द्वितीय चरण में इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण उस समय शुरू हुआ जब 1861 ईस्वी में और सार्डिनिया पीडमांट और ऑस्ट्रिया की सेना लड़ रही थी। अर्थात इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण उस समय शुरू हुआ जब 1861 ईस्वी में और सार्डिनिया पीडमांट और ऑस्ट्रिया की सेना और लड़ रही थी। राजा के प्रति असंतोष होने की स्थिति में मध्य इटली में ऐसे अनेक राज्य थे जो वहाँ के राजा के प्रति जनता में असंतोष व्याप्त था। तो मध्य इटली की जनता ने विद्रोह कर दिया। जो मध्य इटली के राज्य थे, परमा, मैडोना और टस्कनी, यहाँ के जो जनता थी वो राजा के प्रति असंतोष थी, उसमें असंतुष्ट थी और उस असंतोष की स्थिति में जनता ने विद्रोह किया। परिणाम स्वरूप और परमा, मैडोना और टस्कनी के शासकों को देश छोड़कर और भागना पड़ा। इसके बाद वहाँ की जनता ने लोकप्रिय शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया। अर्थात इन क्षेत्रों का जो परमा, मैडोना और टस्कनी का संयुक्त क्षेत्र बना, उसका राजा इस प्रकार विक्टर इमैनुअल द्वितीय को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया। वहाँ की जनता ने और परमा, मैडोना तथा टस्कनी राज्य को संयुक्त इटली में मिला लिया गया। माउंट डी काबूर के बाद जो शक्तिशाली राज्य था सार्डिनिया पीडमांट, उसका जो शासक बना वो विक्टर इमैनुअल द्वितीय बना। और विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने अपनी बुद्धि से और परमा, मैडोना और टस्कनी को संयुक्त इटली में मिला लिया। वहाँ के शासक जन विद्रोह के कारण देश छोड़ करके भाग गए थे और जनता ने भी संयुक्त रूप से जनमत से उसमें मिलने का और स्वीकृति प्रदान किया। तृतीय चरण जो शुरू हुआ इटली के एकीकरण के, तृतीय चरण की शुरुआत गैरिबाल्डी ने किया। 1860 ईस्वी में उसने सिसिली द्वीप और नेपुल्स द्वीप पर अधिकार कर लिया। इसी समय विक्टर इमैनुअल ने भी पोप के राज्य के 2 भागों पर अधिकार कर लिया आक्रमण करके। गैरिबाल्डी ने उसका विरोध नहीं किया बल्कि उसका साथ दिया और नेपुल्स राज्य को भी राजा विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया, क्योंकि वहाँ की जनता जनमत से सार्डिनिया पीडमांट में शामिल होना चाहती थी। चतुर्थ चरण इटली के एकीकरण का चतुर्थ चरण, इस चरण में इटली के एकीकरण की अंतिम प्रक्रिया पूरी हुई। 1860 ईस्वी में
वेनेशिया पर अधिकार हुआ 1870 ईस्वी में, रोम पर अधिकार हुआ 1871 ईस्वी में। रोम जब स्वतंत्र हुआ, अधिकार होने के बाद जब स्वतंत्र हुआ, तो उसे संयुक्त इटली की राजधानी बनाया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण की प्रक्रिया 1871 ईस्वी में पूर्ण हुई और 1871 ईस्वी में पूर्ण होने के बाद और रोम को राजधानी बनाया गया। आज भी इटली की राजधानी रोम ही है। तो इस प्रकार से आज का यह वीडियो इटली के एकीकरण का यह वीडियो था। इसमें आपको इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों, विभिन्न सोपानों के बारे में जानकारी मिली। इस का जो लेख है, इस लेख की एक कॉपी आपको मैं फ़ोटो खींच करके भेज दे रहा हूँ। वीडियो को सुन करके इसको समझिएगा, देख करके समझिएगा और इटली के एकीकरण का यह जो नोट्स मैं आपको भेजूंगा, इसको अपनी कॉपी में उतारिएगा। ठीक इसी प्रकार से लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।